दोस्तों, बिहार 2025 का चुनाव अब संपन्न हो गया। सभी नेता, कार्यकर्ता, पत्रकार थके होंगे, बड़ा मेहनत हुआ इस चुनाव में। हमने भी जितनी क्षमता थी उतना हमने घूमने का प्रयास किया, जो कर सकते थे वो हमने किया पत्रकारिता के क्षेत्र में रहकर। अब इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि 1990 के 8 मार्च को जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, उस दिन यह मुहर लग गया कि अगले 2 से 3 दशक तक बिहार में सवर्ण की अब राजनीति कोई पार्टी नहीं कर पाएगी, कोई भी पार्टी। और इसके लिए मैं बीजेपी को भी जोड़ रहा हूं, क्योंकि अगर बीजेपी को सवर्ण की राजनीति करनी होती तो शायद 2005 के नवंबर में जब बिहार को पूर्ण बहुमत मिला तब भी सवर्ण कोई मुख्यमंत्री बन सकता था। लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक पिछड़े समाज से आने वाले यानी कुर्मी जाति के नेता नीतीश कुमार को अपना चेहरा बनाया, उन पर भरोसा किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सुई की घड़ी की सुई जो है वो घूमते घूमते वापस आज उसी मुकाम पर पहुंच गई है। आप पहले ये देखिए कि 32 विधायक सिर्फ राजपूत से जीते हैं, भूमिहार से करीब 24 के आसपास हैं, 12 ब्राह्मण से हैं और 2 कायस्थ से हैं। सिर्फ इन 4 जातियों के अगर विधायकों को हम जोड़े तो यह आंकड़ा करीब करीब बिहार में 72 हो जा रहा है। 72 मतलब लगभग दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 27-28% अकेले बिहार में सिर्फ इन 4 जातियों का कब्जा है। यह स्थिति है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सवर्ण का कुछ मतलब मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, लेकिन इतना आपको मैं पक्के तौर पर आश्वस्त कर दे रहा हूं कि जो स्थिति लालू यादव के सीएम बनने के बाद सवर्णों की हुई थी, मतलब उस समय एक ऐसा माहौल था, जो समय के लोग बताते हैं कि राजपूत हो, भूमिहार हो, देखिए चारों जाति से तो मुख्यमंत्री बन चुके थे। पहले तो श्री बाबू ही पहले मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद फिर विनोदानंद झा हुए, फिर कृष्ण वल्लभ सहाय हुए, फिर महामाया प्रसाद सिन्हा हुए, केदारनाथ पांडे हुए, जगन्नाथ मिश्र हुए। लंबी फहरिस्त है वैसे नेताओं को जो सवर्ण थे, जो भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, राजपूत जो कहलाते हैं, उस समाज से मुख्यमंत्री लगातार कांग्रेस ने बनाया। कैसे 2 मुख्यमंत्री बने थे 1990 के पहले। तो इन चारों में आपसी मतभेद इतना था कि यह शासन कभी पूर्ण 5 साल का जो शासनकाल होता है वो चल ही नहीं पाया बिहार में। तो इनके प्रति एक ऐसी गोलबंदी समाज के सभी तबकों ने कर दिया, समाज के सभी जातियों ने कर दिया कि 1990 आते आते तक हालात ऐसे हो गए। और फिर बीपी मंडल का जो मंडल कमीशन पास हुआ और उसके बाद जो पूरे देश में आग लगी, उसके बाद तो ये पक्का हो गया कि अब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला से कोई मुख्यमंत्री बिहार में तो नहीं बनने जा रहा है, ना उनकी राजनीति कोई करेगा। अछूत सी उनकी स्थिति हो गई थी, ये सच्चाई है। लेकिन आज जरा आप देखिए इस चुनाव को, मैं इस चुनाव को केंद्र में रख के बात कर रहा हूं। आज यादवों की वही स्थिति हो गई जो उस समय सवर्ण जातियों की हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस चुनाव में यह साबित कर दिया कि बिना मुस्लिम और यादव, देखिए 2014 के बाद क्या हुआ मुसलमानों का हाल। नरेंद्र मोदी 2014 में और उसके बाद लगातार ये साबित करते चले गए कि जिन मुसलमानों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपना वोट बैंक समझती है, उसके बिना भी केंद्र में 303 सीटें अकेले लाई जा सकती है। यह बात भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया। मतलब मुसलमानों को एक ऐसा फैक्टर बना दिया कि वो जो उनके साथ रहेगा वो सत्ता से दूर रहेगा। आज वो फिर 2024 में वही परिणाम आया। भले ही पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिल पाया, लेकिन सरकार तो एनडीए की बनी और प्रचंड बहुमत से बनी। और वही स्थिति आप बिहार में दोस्तों यादवों का है। देखिए यादव जाति का दबदबा 1990 के बाद जिस तरह ग्रो हुआ, जिस तरीके से उनका राजनीतिक विकास हुआ, एक समय था कि विधानसभा में 84 विधायक यादव हुआ करते थे, आज वो संख्या 28 पर आ गई है। इस बार 2025 में सभी दलों को जोड़कर 28 विधायक जीते हैं यादव जाति से। और भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही थी कि यादव उनको वोट नहीं करेंगे, यादव को माइनस करके वो सारे समीकरण बना रही थी। और वो समीकरण वही था, सवर्ण प्लस पिछड़ा प्लस अति पिछड़ा प्लस अनुसूचित जाति जनजाति। ये 55% वोट जो इस बार एनडीए गठबंधन को पड़ा है, ये यादव और मुसलमान को माइनस करके सारा वोट इधर गिरा है, सारे के सारे वोट। अब उसमें 2-4% प्रशांत किशोर काट लिए हो तो बात अलग है, लेकिन एक मोटा मोटी तथ्य ही निकल कर आया है। और ये आरजेडी के लिए बड़ा बुरा संकेत है। बुरा संकेत में इसलिए क्या, देखिए दोस्तों एक बार पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं
कि जिन लोगों को लगता है कि 2015 में आरजेडी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 2020 में तेजस्वी हीरो बनकर उभरे, एक बात पहले आप एकदम क्रिस्टल क्लियर अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो हाल 2010 में आरजेडी का हुआ था वही हाल 2015 में भी होता और वही हाल 2020 में भी होता। लेकिन चूंकि 2015 में नीतीश कुमार ने संजीवनी दे दिया आरजेडी को, जो वो इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और 2020 में चिराग और कुशवाहा, मैं बार बार कहता हूं, मेरा अपना रिसर्च है, मैं शाहबाद पर आ रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो चिराग और कुशवाहा अलग लड़ गए, एनडीए बिखर गया, उस कारण से उतना बड़ा माइलेज तेजस्वी यादव ले गए। नहीं तो पिछले बार ही वो पैक होते 50 सीटों के अंदर में, पूरी महागठबंधन पैक हो जाती। इस बार उस पर मुहर लग गया। तो एक बहुत बड़ा संकट काल, संक्रमण का काल जो है वो आरजेडी के लिए आ गया है, क्योंकि उस पार्टी के जो वोटर विशेष है वो एक ही जाति से कन्फाइंड है, वो है यादव। और बीजेपी ने ये रणनीति बनाई कि उस वोट बैंक को ही इररिलेवेंट बना दो, ऐसा बना दो कि उस वोट बैंक से जल्दी कोई पार्टी सटना नहीं चाहे। और आरजेडी का ही वो वोट बैंक है, और वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सफलतापूर्वक कर दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी तो अब कह रही है कि नहीं चाहिए उनका वोट, जिस तरह केंद्र में नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट, हम टिकट भी नहीं देंगे। बीजेपी के जो प्रवक्ता है अजय आलोक, वो तो खुला कह रहे थे, मैं उनको टीवी डिबेट में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं देंगे टिकट, नहीं चाहिए वोट, जाइए। अब बिहार में वही गुणागणित यादवों के लिए इन्होंने बैठा दिया। अब इसमें आप नित्यानंद राय को मत जोड़िएगा, इसमें रामकृपाल यादव को मत जोड़िएगा, हो सकता है रामकृपाल यादव उप मुख्यमंत्री भी बने। उस जाति का वोट बीजेपी को नहीं चाहिए, बस ये एक चीज क्लियर हो गया। और वो जाति वैसे भी बीजेपी को वोट नहीं करती है, वैसे भी नहीं करती है। लेकिन इन सब से इतर दोस्तों, मैं जो मानता हूं, मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, शाहाबाद का जो इलाका और मगध का इलाका, मैं खुद शाहाबाद का हूं, 22 सीटें शाहाबाद में और 26 सीटें मगध की, 48 सीटों में पिछले बार जो हुआ, शाहाबाद का तो रिजल्ट ऐसा हुआ था कि 22 में 2 सीटें जीती थी, मगध में 5 या 6 सीटें जीती थी। तो कुल मिलाकर जो 48 सीटें हैं, आप उसमें औरंगाबाद जोड़ लीजिए, वहां का 7-8 सीट, गया का 10 सीट, जहानाबाद के 2 सीट, अरवल और कुर्था 2 सीट, इधर भोजपुर के 7 सीट, रोहतास के 7 सीट, बक्सर के 4 सीट, कैमूर के 4 सीट, ये जो 48 सीट हैं, इसका इस बार प्रभारी बनाया गया ऋतुराज सिन्हा को। और ऋतुराज सिन्हा को शायद, चूंकि वो केंद्र के नेता हैं, दिल्ली में राजनीति करते हैं, बिहार में बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन ऋतुराज सिन्हा को जब प्रभारी बनाया गया, मुझे लगता है कि अगस्त में ही बनाया गया था या सितंबर में, अभी ध्यान नहीं आ रहा, अगस्त के एंड में बनाया गया था शायद। उसके बाद उन्होंने वहां पे कैंप कर लिया और माइक्रो मैनेजमेंट किया गया, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज एनडीए के लिए यही इलाका था, ये 48 सीट। देखिए, मिथिला का इलाका बीजेपी का मजबूत पकड़ है, चंपारण में मजबूत पकड़ है, सारण में मजबूत नहीं लेकिन ठीक ठाक पकड़ है, तिरहुत में वही है। सबसे बुरी स्थिति पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की यहीं पर हुई थी, ये जो शाहाबाद का इलाका है, गंगा के दक्षिण का इलाका है। गया में वही हाल था, जहानाबाद में वही हाल था। लेकिन वहां पर जो मैनेजमेंट ऋतुराज सिन्हा ने किया, देखिए इसका उदाहरण आपको हम बताते हैं, जब यादव पे हम बात कर रहे हैं। पटना जिला का एक सीट है बख्तियारपुर, मैं गया था बख्तियारपुर, मुझे वहां स्टोरी करना था, क्योंकि वहां पे अनिरुद्ध यादव लड़ रहे थे और उनके खिलाफ एक अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को टिकट दिया गया, अरुण साह को। तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई थी, और मैं तो मान के चला था कि वो सीट आरजेडी जीत चुकी है चुनाव के पहले ही, क्योंकि 1,20,000 वहां पे यादव वोटर है। लेकिन अरुण साह चुनाव जीत गए, अरुण साह चुनाव जीत गए। सोचिए कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट बीजेपी का रहा, हालांकि वो लोकसभा के सिंबल पर लड़े, और वो ऋतुराज सिन्हा के मतलब खासम खास व्यक्तियों में से एक है। तो ये जो मैनेजमेंट हुआ, देखिए भारतीय जनता पार्टी वो नेतृत्व को आगे करती है, ये कोई परिवार की पार्टी तो है नहीं, इस पार्टी पर किसी का कॉपीराइट तो है नहीं। जो संगठन के लिए अच्छा काम कर सकता है उसको मौका दिया जाता है, और वही मौका इस बार बिहार में ऋतुराज सिन्हा को दिया गया। और ऋतुराज सिन्हा ने बख्तियारपुर तो जिताया ही, वो तो उनके क्षेत्र का ही है, चूंकि वो लोकसभा लड़ना भी चाहते हैं। तो फतुहा से लेकर बख्तियारपुर से लेकर बड़ा मेहनत किया गया उनकी टीम की तरफ से, जबकि वो इनका ही मतलब वहां के प्रभारी नहीं थे, प्रभारी शाहाबाद के थे। ये सारे इलाके जीत गया भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। तो बिहार अब एक बदलाव के दौर में आ गया है, और वो बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत किया उसका, कि वो वोट बैंक जिस पर दम भरता है विपक्ष, उसको इररिलेवेंट बना दो, मतलब अप्रासंगिक बना दो, ताकि उस पर किसी का नजर ही नहीं जाए, उस वोट बैंक से कोई सटना नहीं चाहे। और यही हुआ इस बार बिहार में। पूरी अति पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जाति जनजाति, सवर्ण, पिछड़ा, ओबीसी, सब एक तरफा होकर एनडीए को वोट किया। दोस्तों देखिए, जब ग्राउंड पे हम घूम रहे थे, मैं आपको बार बार उदाहरण देता हूं, जब हम गया गए हुए थे, गया में यहाँ पर
बाराचट्टी का एक जगह इलाका है आंध्र गांव, वहां के लोग जानते होंगे। 8,000, उस एक गांव की मैं आपको कहानी बता रहा हूं। 8,000 वहां पर मुसहर की आबादी है। 8,000, करीब करीब दोस्तों मतलब हजारों घर होगा मुसहर का। और वहां पर जब मैं उन लोगों से मिला, उन लोगों ने बताया कि 2014 के बाद यहाँ पर बिजली आया, आज मुफ्त राशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन लोग उठा रहे हैं, किसान निधि योजना के तहत उनको कई परिवार में लोग मिले जो 3-3 महीना पर 2-2 हजार रुपया आ रहा है। उनका पूरा मतलब जीवन बदल गया पिछले 5-7 सालों के अंदर। और वो सब नरेंद्र मोदी के वोटर हैं। वो जीतन राम मांझी के वोटर हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि हम मोदी जी के वोट करते हैं, हम नीतीश जी को वोट करते हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि एनडीए का एक अलग वेव अंदर ही अंदर थी कि वो साइलेंट वोटर है, साइलेंट वोटर है, वो चुपचाप वोट करने वाली जातियां हैं। और मैं बार बार कह रहा था कि साइलेंट वोटर कमाल करते हैं, और इस बार उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। उन्हें हर घर नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यही अगर हर घर नौकरी की बात नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार कर दिए होते तो शायद वो भरोसा भी कर लेते, लेकिन चूंकि तेजस्वी ने कहा, और जंगल राज उस गांव में भी सुनने को मिला, मुसहर जाति से आने वाले लोगों ने भी कहा कि जंगल राज नहीं चाहिए। अब क्या कल्पना करते हैं, सरकार बना लेंगे? असंभव। तो मिला जुलाकर जो स्थिति है वह समझिए, बिहार की राजनीति एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर है। अब आज के समय में जो सवर्णों का हाल 1990 के समय हुआ था, वही हाल आज बिहार में यादव और मुसलमानों का हो चुका है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण पर आपका जो कहना होगा, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी, हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।